हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश से संबंधित एक अन्य राजवंश जिसे कि हम नागवंश के नाम से जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने गर्दभील वंश के बारे में पढ़ लिया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा हो वो देख लीजिएगा, ठीक है। एमपी करके अगर बात करें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नागवंश, अगर हम बात करें नागवंश तो हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा का जो क्षेत्र है उस समय कभी नागवंश अस्तित्व में आए, ठीक है। यानी कि वर्तमान जो ग्वालियर विदिशा है उस क्षेत्र के अंतर्गत अगर बात करें तो एक वंश अस्तित्व में आया जिसे कि हम नागवंश के नाम से जानते हैं। और इस वंश के संस्थापक कौन थे? वृषनाग थे। यानी कि वृषनाग को नागवंश के संस्थापक के रूप में हम जानते हैं। और वृषनाग ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? वृषनाग ने नागवंश की स्थापना करी, नागवंश के संस्थापक थे और उन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। यानी वेशनगर विदिशा को, जो नागवंश के शासक थे वृषनाग, इन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। बाद में अन्य कई शासक आए और जिसमें से अगर बात करें भीमनाग की, वृषनाग के बाद जो शासक आए भीमनाग, उन्होंने इस राजधानी को, नागवंश की राजधानी जो विदिशा थी, किसने बनाई थी? वृषनाग के द्वारा बनाई गई थी। उस राजधानी को ये स्थानांतरित कर दिया इन्होंने। और कहाँ पर ले गए राजधानी को स्थानांतरित करके? ये ले गए ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र था जिसे कि हम पद्मावती के नाम से जानते हैं, पवैया क्षेत्र, ठीक है। पद्मावती या वर्तमान पवैया क्षेत्र जो है ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को इन्होंने नागवंश की राजधानी बनाया। तो पूछ लिया जाता है नागवंश की कितनी राजधानियां थी? नागवंश की 2 राजधानियां थी, विदिशा और ग्वालियर। विदिशा को किसने बनाया था नागवंश की राजधानी? वृषनाग ने, जो नागवंश के संस्थापक थे। बाद में भीमनाग जो शासक हुए नागवंश के, अगले शासक, उन्होंने राजधानी को विदिशा से स्थानांतरित करके कहाँ ले गए? पद्मावती ले गए। अगर हम बात करें नागवंश, तो नागवंश के जो शासक थे उनको हम 2 भागों से विभाजित कर सकते हैं, 2 वर्गों में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक वर्ग है शुंगकालीन नागवंश का और दूसरा वर्ग है शुंगोत्तरकालीन नागवंश, ठीक है। शुंगकालीन नागवंश के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारे वृषनाग, जो वृषनाग हैं, ये किस बात करें नागवंश के अंतर्गत आते हैं? शुंगकालीन नागवंश के अंतर्गत, ठीक है। यानी उस समय शुंगों का शासन रहा था और जो नाग थे वो इतना उनका वर्चस्व नहीं था, ठीक है। तो बात करें तो शुंगकालीन नागवंश के अंतर्गत कौन आते हैं? वृषनाग, ठीक है। वृषनाग जो है वो किस नागवंश की किस शाखा से संबंधित है? शुंगकालीन नागवंश शाखा से संबंधित है। और जो शुंगकालीन नाग शासक हुए उस समय राजधानी जो थी नागवंश की वो क्या थी? विदिशा थी। बाद में शुंगोत्तरकालीन जो नागवंश आया उनकी राजधानी विदिशा नहीं रही, उनकी राजधानी क्या हो गई थी? पद्मावती। कौन क्या हो गई थी? पद्मावती। तो याद रखना कि भीमनाग के जो बाद के शासक हैं वो शुंगोत्तरकालीन नाग शासक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? शुंगोत्तरकालीन नाग शासक। वहीं जो वृषनाग हैं वो कौन से हैं? शुंगकालीन नाग शासक कहे जाते हैं। और शुंगकालीन नाग शासकों की राजधानी विदिशा हुआ करती थी। वहीं शुंगोत्तरकालीन नाग शासक जो भीमनाग के बाद के शासक हैं, ठीक है, इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? पद्मावती, जिसे पवैया के नाम से भी हम जानते हैं। ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र जो है पद्मावती के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इनकी राजधानी हुआ करती थी। अगर हम बात करें नागवंश के जो कुछ प्रमुख शासक हुए हैं, जिसमें से सारे हमको नहीं पढ़ने हैं, 2-3 महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में प्रश्न बनता ही बनता है, तो देख लेते हैं। नागवंश के शासक, तो नागवंश के एक शासक थे जिनका नाम था वृषनाग और ये नागवंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। वृषनाग नागवंश के संस्थापक थे और इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा बनाई। इसके बाद आते हैं भीमनाग। कौन आते हैं? भीमनाग। और भीमनाग जो थे इन्होंने राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। ये शुंगोत्तरकालीन नाग शासक थे। इन्होंने राजधानी को विदिशा से स्थानांतरित करके ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र, जिसे कि हम पद्मावती क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इन्होंने पद्मावती क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद स्कंदनाग, बृहस्पतिनाग, विभुनाग आए। उसके बाद आए रविनाग। अगले शासक कौन हुए? रविनाग। और मैं आपको बता दूं कि रविनाग के बारे में हमको एरन सागर डिस्ट्रिक्ट में है, तो एरन से रविनाग के काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे हमको रविनाग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो एरन से किस नाग शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? रविनाग के, ठीक है, जिससे कि हमको एरन से प्राप्त सिक्कों के द्वारा रविनाग के बारे या नागवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद भवनाग, प्रभाकर नाग, देवनाग आए और अंतिम शासक नागवंश के कौन आए? गणपति नाग। भवनाग जो इम्पोर्टेंट है, भवनाग जो थे वो नागवंश के एक शासक थे और इनके बाकाटकों से क्या थे? वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किए, ठीक है, पुत्री का
विवाह भाकटकों से किया था। तो भवनाग एक नाग शासक थे, इन्होंने वैवाहिक संबंध किससे स्थापित किए? बाकटकों से इनके वैवाहिक संबंध थे। प्रभाकर नाग, देवनाग, ठीक है। और इसी तरीके से अंतिम जो नाग शासक थे वो हुए हमारे गणपति नाग। कौन हुए? गणपति नाग अंतिम नाग शासक थे। और ये क्या थे? शुंगोत्तरकालीन थे। क्या थे? शुंगोत्तरकालीन। और इनके समय, सबके समय जो राजधानी थी नागवंश की वो क्या रही? पद्मावती। और वृषनाग के समय क्या थी? विदिशा। याद रखना। गणपति नाग अंतिम नाग शासक थे और इनका अगर हम देखें तो इनका उल्लेख जो है वो किस में मिलता है? समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, इलाहाबाद प्रशस्ति है, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। यानी अगर पूछा जाए कि नागवंश की जानकारी के स्रोत क्या है, तो प्रयाग प्रशस्ति भी एक नागवंश की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। और इसमें गणपति नाग के बारे में मेनली जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त का गणपति नाग से हुआ था युद्ध, जिसमें गणपति नाग की हो गई थी पराजय, और उसके बाद नागवंश का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया था। ठीक है। तो ये क्या हो गया? नागवंश क्या है, इसको हम कितने भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। प्रारंभिक राजधानी क्या थी इसकी, ठीक है, अंतिम राजधानी क्या थी, और कुछ प्रमुख नागवंश से संबंधित शासन। इसके बाद हम देख लेते हैं कि नागवंश के शासकों के प्रमुख केंद्र क्या क्या हुआ करते थे, कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे। तो नागवंशी जो शासक थे, ठीक है, उनके प्रमुख केंद्र, 4 प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। विदिशा, पवैया, ठीक है, वही पद्मावती, कुंतीपुरी और मथुरा। कुंती जहाँ की थी वो होता है कुंतीपुरी, ठीक है, वो क्षेत्र था कुंतीपुरी। तो नागवंश कालीन जो शासक थे उनके 4 प्रमुख केंद्र थे, विदिशा, पवैया, कुंतीपुरी और मथुरा। जिसमें से अगर हम देखें तो विदिशा से लेके और मथुरा तक का जो पूरा जो मार्ग था, ठीक है, एक मार्ग थे, 4 प्रमुख केंद्र थे, विदिशा, पवैया, कुंतीपुरी, मथुरा। और विदिशा से मथुरा तक का जो मार्ग था इसे महापथ के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? महापथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर हम बात करें नागवंश, तो नागवंश का अस्तित्व, नागवंश कब अस्तित्व में आया? तो लगभग अगर हम बात करें दूसरी शताब्दी, ठीक है, कब? जो दूसरी शताब्दी थी उसके अंतिम चरणों में एक वंश उभर कर आया जिसे कि हम नागवंश कहते हैं। ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, कब नागवंश कब अस्तित्व में आया? दूसरी सदी के, ठीक है, दूसरी सदी के अंतिम चरणों में। कब? दूसरी सदी के अंतिम चरणों में एक वंश उभर कर आया जिसे कि हम नागवंश के रूप में जानते हैं। और इस वंश के संस्थापक कौन थे? वृषनाग थे, जिन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। ठीक है, जिन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। अब होता यूं है कि विदेशी, ठीक है, एक विदेशी शासक थे जिनका नाम था, विदेशी वंश था जिनका नाम था कुषाण वंश। क्या था? कुषाण। तो जब कुषाणों की शक्ति कमजोर हो जाती, कुषाण क्या थे? विदेशी थे, ठीक है, हमारे देश के नहीं थे, विदेशी थे। जब होता यूं है कि कुषाणों की शक्ति कमजोर हो जाती है तो ये वंश क्या है? अस्तित्व में उभर कर आता है। क्या आता है? उभर कर आता है। यानी कि जब कुषाणों की शक्ति कमजोर हो जाती है तो एक वंश उभर कर आता है जिसे कि हम नागवंश के नाम से जानते हैं। और इस वंश के संस्थापक कौन थे? वृषनाग थे। ठीक है। ये वंश कब उभरा अगर हम बात करें तो जब कुषाणों की शक्ति कमजोर हो गई। कुषाण क्या हो गए? कमजोर हो गए। ठीक है। तो ग्वालियर विदिशा क्षेत्र में एक वंश उभर कर सामने आया जिसे हम क्या बोलते हैं? नागवंश बोलते हैं। और इसके संस्थापक कौन थे? वृषनाग थे। यानी कि दूसरी सदी के अंतिम चरणों में जब कुषाण कमजोर हो गए, ठीक है, कौन कमजोर हो गए? कुषाण कमजोर हो गए। कुषाण कौन थे? विदेशी थे। ठीक है, विदेशी शासक थे, हमारे यहाँ के नहीं थे, विदेशी शासक थे। ये कमजोर हो गए तो हमारे यहाँ के जो नागवंश के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि इनको हम बाहर कर दें अपने यहाँ से। ठीक है। तो एक वंश उभरकर सामने आता है ग्वालियर विदिशा क्षेत्र में जिसे कि हम नागवंश के नाम रूप में जानते हैं। और इसके संस्थापक कौन थे? वृषनाग थे। ठीक है। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? विदिशा को बनाया। किसको बनाया? विदिशा को बनाया। वृषनाग के बाद उनके पुत्र होते हैं। कौन होते हैं? वृषनाग के बाद उनके पुत्र आए भीमनाग। ये कौन थे? वृषनाग के पुत्र थे। और इन्होंने पद्मावती को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि जो राजधानी विदिशा हुआ करती थी वृषनाग के टाइम पीरियड में, तो उन्होंने उस राजधानी को विदिशा से स्थानांतरित करके क्या बनाया? पद्मावती उन्होंने अपनी राजधानी को बनाया। भीमनाग के बाद अगर हम देखें तो स्कंदनाग, बृहस्पतिनाग, विभुनाग, रविनाग, भवनाग, प्रभाकर नाग, देवनाग, गणपति नाग इत्यादि प्रभु नागवंशी शासक हुए। जिसमें अंतिम शासक कौन थे? गणपति नाग थे। कौन थे? गणपति नाग थे। और गणपति नाग के बाद अगर हम बात करें तो नागवंश अस्तित्वहीन हो गया। ठीक है, नागवंश जो है वो समाप्ति हो गया था। ठीक है। अब हमने देख लिया कि नागवंश के प्रमुख केंद्र को क्या कौन कौन हुए। तो नागवंशी प्रमुख केंद्र कौन थे? बात करें विदिशा,
पवैया, कुंतीपुरी और मथुरा हुए, जहाँ विदिशा से मथुरा तक का जो मार्ग था उसे हम महापथ के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? महापथ के नाम से जानते थे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि नागवंश के जो शासक थे, यानी नागवंश के बारे में हमको जानकारी, ठीक है, किन किन स्त्रोतों से प्राप्त हुई है। यानी कि अगर हम देख लेते हैं नागवंश की जानकारी के प्रमुख स्त्रोत क्या क्या है, ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, नागवंश के जो शासक थे उनकी जानकारी हमें किन किन स्त्रोतों से प्राप्त होती है, ठीक, नागवंश के बारे में। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमको विभिन्न प्रकार के क्या मिले हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, नाग शासकों के क्या प्राप्त हुए हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्कों से भी हमें नागवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हमें कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कुछ ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कुछ अगर हम देखें हमारे जो पौराणिक साहित्य में पुराण है, ठीक है, उनके बारे उनसे भी हमको, ठीक है, नागवंश के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि नागवंश के जो है इसके जानकारी के स्रोत क्या देखते हैं, नागवंश की जानकारी के स्रोत, ठीक है, या स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें हमको अगर बात करें तो पुराणों से भी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, पौराणिक स्रोत, ठीक है, पुराण के अतिरिक्त अगर हम देखें तो कुछ अभिलेख हैं जिनसे हमको इस वंश के बारे में क्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो सिक्के, इस काल के हमको विभिन्न स्थानों से सिक्के प्राप्त हुए हैं जिससे कि हमको नागवंश के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों के अतिरिक्त कुछ ग्रंथ भी हैं, क्या है, कुछ ग्रंथ भी हैं जो हमें नागवंश की जानकारी प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें पुराण, तो पुराणों में वायु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण और ब्राह्मण पुराण प्रमुख पुराण है। पुराणों में बात करें तो वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्राह्मण पुराण, ठीक है, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ठीक है। तो वायु, विष्णु और ब्रह्मांड जो पुराण है उससे हमको नागवंश कालीन जानकारी प्राप्त हुई है, यानी नाग शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वही बात करें अगर अभिलेखों की, तो अभिलेखों में अगर बात करें हम तो मणिभद्र का एक लेख, ठीक है, अभिलेखों में अगर हम बात करें तो मणिभद्र का लेख, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें मणिभद्र के लेख के अतिरिक्त तो गृहपति का भी एक लेख है, क्या, गृहपति का लेख है, जिससे कि हमको नाग शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गृहपति का लेख हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, खजुराहो से प्राप्त हुआ है, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, खजुराहो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो मणिभद्र का लेख है इसमें अगर बात करें तो नागवंशीय शासकों के समय में जो वास्तुकला थी, ठीक है, यानी वास्तु कला की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं गृहपति का लेख है, खजुराहो में है, और इससे इस वंश के जो हमारे मंदिर हुआ करते थे, ठीक है, भवन हुआ करते थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। वही अगर बात करें तो बाकाटकों का भी, ठीक है, जो मैंने बताया है कि ये कुछ नागवंश की शासक थे, उनका क्या था, पाटकों से उनके वैवाहिक संबंध थे, ठीक है। कौन थे, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कौन सा वो नाग शासक था जिसका कि बाकाटकों से वैवाहिक संबंध उसने स्थापित किए थे। मैंने अभी आपको बताया भी था कि बाकाटकों से इनके वैवाहिक संबंध थे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो गुप्तों से भी, ठीक है, इनके वैवाहिक संबंध थे। अभी मैं बताऊंगी, पूना अभिलेख से हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, कि जो नागवंश की एक कन्या थी जिसका नाम था कुबेर नाग, ठीक है, तो वो उनकी अगर विवाह किससे हुआ था, प्रभावती गुप्त का एक अभिलेख है, पूना अभिलेख, ठीक है। तो उससे बताऊंगी कि उससे हमको जानकारी प्राप्त होती है गुप्तों के वैवाहिक संबंध नाग शासकों से रहे। इसी तरीके से बाकाटकों से भी नागवंश के शासकों के वैवाहिक संबंध रहे थे, ठीक है। तो एक लेख हो गया मणिभद्र का लेख जिसमें उसके वास्तुकला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गृहपति का लेख, ठीक है, खजुराहो में स्थित है, जिसमें उसके मंदिरों, ठीक है, इमारतों का किस तरीके से निर्माण होता था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं का अभिलेख है वाकाटक का अभिलेख, क्या है, वाकाटकों का अभिलेख, ठीक है, वाकाटकों का अभिलेख, इससे जानकारी प्राप्त होती है कि नागवंशी शासकों के वाकाटकों से भी वैवाहिक संबंध थे। वहीं अगर बात करें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति, तो इससे पता चलता है कि जो अंतिम शासक हुआ करते थे नागवंश के, जो अंतिम शासक थे,
ठीक है। तो उनको समुद्रगुप्त ने क्या किया था, पराजित किया था। नागवंशी अंतिम शासक गणपति नाग थे और इनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ठीक है। तो नागवंशी जो जानकारी के स्रोत क्या है, पुराणों में वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वहीं कुछ अवलेख अगर है, अगर हम देखें मणिभद्र का लेख, ठीक है, मणिभद्र के लेख के अतिरिक्त देखें तो गृहपति का लेख है, वाकाटकों के अभिलेख और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। तो ये कुछ प्रमुख अभिलेख हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम सिक्कों की बात करें तो कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, इधर ही लिख देती हूँ। कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हमको, कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जो हमको नागवंश के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे कि सिक्के कहाँ से मिले हैं, विदिशा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं सिक्के जो प्राप्त हुए हैं, विदिशा से प्राप्त हुए हैं, एरन से प्राप्त हुए हैं। एरन कहाँ पर है, सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, एरन कहाँ पर है, सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और मैंने आपको बताया था कि एरन से हमको किस नाग शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं, रवि नाग के। किससे, रवि नाग के सिक्के प्राप्त हुए हैं एरन सागर से। ठीक है, तो नागवंशी शासकों के जो सिक्के हमको विदिशा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, एरन क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अगर बात करें तो मथुरा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। कौन सा क्षेत्र है, मथुरा कुंतीपुरी क्षेत्र। कौन सा, कुंतपुरी क्षेत्र। ठीक है, कुंती यहाँ की थी, कुंतपुरी क्षेत्र। ठीक है, और क्या बात करें, पवैया यानी कि पद्मावती क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ से नागवंशी शासकों के क्या प्राप्त हुए, सिक्के प्राप्त हुए। कौन कौन सा, विदिशा प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, वृषनाग ने इसको प्रारंभिक राजधानी बनाया था। फिर उसका करें पवैया। ठीक है, पवैया क्षेत्र से भवनाग ने इसको राजधानी बनाया था, सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद बात करें एरन से, ठीक है, रविनाग के सिक्के प्राप्त हुए काल के, मथुरा, कुंदीपुरी इत्यादि क्षेत्र जो है जहाँ से नाग शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं और हमें नाग शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पुराण हो गए, अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए। अब बचे क्या, हमारे ग्रंथ, यानी कि कुछ ग्रंथ हैं जिससे कि हमको नागवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दो प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, ग्रंथ और देख लेते हैं। चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा ग्रंथ। ग्रंथ क्या है, एक है मालती माधव। क्या है, मालती माधव। मालती माधव ये एक ग्रंथ है जिसमें कि नागवंश के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, मालती माधव। ठीक है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मालती माधव किसकी कृति है। ठीक है, मालती माधव किसकी कृति है। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं, भारत का मिल्टन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्टन भी बोलते हैं। तो ये इनकी कृति है, मिल्टन जिनको बोलते हैं। ठीक है, मालती माधव। तो मालती माधव जो है इसमें नागवंश के शासकों का उल्लेख मिलता है। वहीं बात करें सरस्वती राजा भोज की है, सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, तो ये राजा भोज की कृति है। ठीक है, एक रचना है। तो इसमें भी नागवंश के शासकों का उल्लेख मिलता है। तो ये हमारा हो गया नागवंश क्या है, नागवंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं, प्रमुख नाग शासक कौन कौन से थे। इसके बाद हमने देख लिया कि प्रमुख नाग शासकों के अलावा हमने देख लिया कि महापथ क्या हुआ करता था, यानी कि विदिशा से और मथुरा तक का जो मार्ग होता था उसे हम क्या बोलते थे, मथुरा महापथ बोलते थे। और ये नाग शासकों के प्रमुख केंद्र थे। इसके बाद कुछ एक दो पॉइंट हैं, जैसे कि कुंतीपुरी क्या है, भवनाग क्या थे। ठीक है, गणपति नाग क्या थे। तो गणपति नाग काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखना समुद्रगुप्त ने गणपति नाग को हराया था। समुद्रगुप्त के साथ गणपति नाग का युद्ध हुआ था और इसकी जानकारी हमको समुद्रगुप्त जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, उसके द्वारा हमको इनकी जानकारी प्राप्त होती है, नागवंशी शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात करें कुंतीपुरी, क्या कुंतीपुरी जो है तो ये क्या है, मुरैना के आसपास का, जो वर्तमान जो मुरैना जहाँ स्थित है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कभी कुंतीपुरी के नाम से विख्यात था। और इसमें अगर बात करें तो हमको नवनाग, एक शासक थे नवनाग, ठीक है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। वहीं एरन सागर मैंने आपको बता दिया, रविनाग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, एंड भवनाग, भवनाग जो थे वो शासक थे, एक नागवंशी शासक थे और इनके बाकटकों से वैवाहिक संबंध हुए, इनकी पुत्री का विवाह, ठीक है, बाकटकों के साथ इस तरीके से इनका बात करें तो वैवाहिक संबंध इन्होंने बाकटकों से स्थापित किए थे। और भवनाग जो थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पूछ लिया जाता है कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो भवनाग जो थे जिनके बाकटकों से वैवाहिक संबंध थे, ठीक है, इनके अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि भवनाग के बाकटकों से वैवाहिक संबंध थे, काफी महान शासक थे, इन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे भवनाग ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो जाता है हमारा नागवंश, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं आएगा।
ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कल एक नया वंश पढ़ेंगे, तो देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है।